तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद बीम। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे ड्राइंग की तरफ। बीम की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने पढ़ी हुई हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड एंड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर जिसकी शेप इस तरह की होती है, एक साइड फिक्स होती है और दूसरी साइड रोलर। इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। तो अब पॉइंट ये है कि रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड की जाती है और रीइंफोर्समेंट बीम के बॉटम पे क्यों प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ लें। अगर एक बीम का क्रॉस सेक्शन हम देखें, एक रेक्टेंगुलर बीम है, इसके न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहाँ पे स्ट्रेसेस क्या होती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। अब स्ट्रेसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्लैगल स्ट्रेस होती है, इसी तरह शीयर स्ट्रेस होती है, ठीक है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, ये सारी आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 में पढ़ी हुई है। फ्लेक्चर क्या होती है, ये होती है, इसमें कंप्रेशन और टेंशन का कॉम्बिनेशन है, इसको फ्लेक्चर कहते हैं, बेंडिंग जिसे कहते हैं। और बीम हमेशा आपने याद रखना है कि बीम हमारा फ्लेक्चर मेंबर है। बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट नेचर के मेंबर्स जो हैं यूज होते हैं। कॉलम कंप्रेशन मेंबर है, इसी तरह आप सस्पेंशन ब्रिज में केबल्स देखते हैं, जो केबल टेंशन मेंबर है, वो सिर्फ टेंशन को विथस्टैंड कर सकता है। आर्चिज आपने देखी होंगी, वो हमारा कंप्रेसिव मेंबर है। लेकिन बीम क्या है, फ्लेक्चर मेंबर है, ठीक है। इसमें बेंडिंग आती है, टेंशन भी होती है और कंप्रेशन भी होती है। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है बीम के अंदर, फ्लेक्चर स्ट्रेस। अगर पहले हम कंसिडर करें सिंपली सपोर्टेड बीम को, जो ये आपके सामने बना हुआ है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन होती है और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले पोर्शन में टेंशन होती है, ठीक है। यही वजह है कि हम रीइंफोर्समेंट किधर प्रोवाइड करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की बॉटम वाली साइड पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टेंशन में कंक्रीट वीक होती है। तो कंक्रीट एज अ होल सारी टेंशन बियर नहीं कर सकती, इस वजह से हमें रीइंफोर्समेंट की एडिशन करनी पड़ती है। और जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यानी जितनी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 1/10 करें तो वो उसकी टेंसाइल कैपेसिटी बनती है। तो ये बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से हमें रीइंफोर्समेंट की एडिशन करनी पड़ रही है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में बॉटम पे रीइंफोर्समेंट देते हैं क्योंकि बॉटम पे टेंशन होती है। अब स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर ये क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करें, ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम, टॉप फाइबर पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। ये आपको फिगर नजर आ रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। टॉप पे मैंने कहा था कंप्रेशन है, और मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ होगी, बीम के टॉप वाले फाइबर के ऊपर। जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ मूव करेगा ये स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगी और न्यूट्रल एक्सिस पे जाके जीरो हो जाएगी। अगेन न्यूट्रल एक्सिस से डाउन मूव करेंगे तो आप टेंसाइल स्ट्रेस आ गई है। टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम बॉटम फाइबर के ऊपर। और ये भी जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ मूव करेगा ये भी जीरो की तरफ प्रोसीड करेगी। ये केस हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अगर यही हम कैंटिलीवर बीम में देखें, जो आपका केस 2 है ये वाला, कैंटिलीवर बीम में ये इन्वर्स होता है फिनोमेना। कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होता है, टॉप पे टेंशन और बॉटम पे कंप्रेशन आती है। तो इसलिए कैंटिलीवर बीम में जो टेंसाइल स्टील है, लॉन्गिट्यूडनल स्टील है, वो टॉप पे दिया जाता है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो जो स्लैब के आगे बिल्डिंग में सन शेड एक्सटेंड हुआ होता है या खिड़कियों के ऊपर सन शेड पड़ा होता है, उसमें देखा और इन्फोर्समेंट तो वो टॉप पे होती है, क्योंकि वो एक कैंटिलीवर बीम की एग्जांपल ही समझ लें उसको।
उसके बाद अगर shear stress distribution डायग्राम की बात करें, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, shear stress distribution क्या है, पैराबोलिक है। इस शेप में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी shear stress टॉप और बॉटम फाइबर पे क्या होगी, जीरो होगी, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम shear stress होगी। फिर एक और हम रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग की तरफ जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आगे ये हमें ज़रूरत पड़नी है इसकी। बीम में क्रैक्स कौन से होते हैं, क्रैक्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं, और किस लोकेशन के ऊपर कौन सा क्रैक आता है। पहले तो आप समझ लें कि जब आप एस एफ डी बी एम डी, ये तो पढ़ चुके हैं ना, एस एफ डी बी एम डी जब बीम की बनाते थे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस देख लें, तो इसकी एस एफ डी इस तरह कुछ बनेगी। पी एम डी इसकी बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, अब बीम में शीयर कहाँ मैक्सिमम होती है, सपोर्ट के करीब या सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, और मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होता है, मिड स्पैन पे, मिड स्पैन पे मोमेंट्स मैक्सिमम होते हैं। इस वजह से स्पोर्ट्स के करीब जो क्रैक आते हैं वो हम उन्हें कहते हैं शीयर क्रैक। ये जो क्रैक है स्पोर्ट के करीब वाली लोकेशन के ऊपर, ये शीयर क्रैक है, और इसकी शेप क्या होती है, ये इंक्लाइंड होता है। और किस वजह से क्रैक डेवलप होता है, शीयर स्ट्रेसेस की वजह से, शीयर की वजह से। दरमियान में मैंने क्या कहा कि मूवमेंट मैक्सिमम होते हैं, तो दरमियान में जो क्रैक आते हैं वो फ्लेक्सर क्रैक उनको कहा जाता है, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, 90 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों स्पैन्स के दरमियान वाली जो जगह है इंटरमीडिएट, वहां पे शीयर भी होती है और फ्लेक्सर भी। तो क्रैक भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ही आता है, जिसको शीयर फ्लेक्सर क्रैक कहा जाता है। ठीक है, इस पहले इंक्लाइंड होता है और फिर क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं बेसिकली बीम के अंदर क्रैक्स की। अब एक्चुअली रिइंफोर्समेंट का पर्पस क्या है, इन क्रैक्स को रेजिस्ट करना, ताकि ये क्रैक्स प्रोपिगेट न करें और बीम फेल ना हो। रिइंफोर्समेंट कब इफेक्टिव होगी, जब वो क्रैक की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ी हो स्टील बार। तो आपने बीम का स्टील देखा होगा नॉर्मल, ये तो आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन ही है, इस तरह का स्टील होता है बीम का। बॉटम बार्स होती हैं इस तरह टॉप पे, और ये रिंग सा होता है। अब ये बॉटम बार्स एक्चुअली कौन सी हैं, जो इधर ये नजर आ रही है डॉटेड, और इसका पर्पस क्या है, इन फ्लेक्सुरल क्रैक को क्या करना, रेजिस्ट करना। और ये देखें इसकी डायरेक्शन क्या है, इस फ्लेक्सुरल क्रैक के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, तभी ये इफेक्टिव होगा। दूसरा, ये जो स्टिरअप है, रिंग जिसे कहते हैं, इसको बीम में स्टिरअप भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ये इसको शियर इन्फोर्समेंट हम कहते हैं, और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है शियर क्रैक्स को बकलिंग रोकना। होगी। नहीं, बीम में बकलिंग नहीं होती, वो कॉलम में होती है, वो आगे आएगी, कॉलम की इन्फोर्समेंट डिटेल कर डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस है, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में रिंग देखें तो किस तरह नजर आएगा, इस तरह ये रिंग पड़े होंगे इस तरह। इसका पर्पस है इन शियर क्रैक्स को रोकना, शियर इन्फोर्समेंट हम इसे कह रहे हैं ना, तो ये शियर क्रैक को रोकेगी। तो इसकी डायरेक्शन भी देखो तो ऑलमोस्ट इन क्रैक्स की किस डायरेक्शन में पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बीम में जितनी भी रिइंफोर्समेंट है उनका फंक्शन एक हमने डिस्कस कर लिया, कि जो बॉटम बार्स है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, वो किसको रेजिस्ट करेंगी, फ्लेक्सर क्रैक को, और जो रिंग है स्टिरअप है वो किसको रेजिस्ट करेगा, शियर क्रैक। क्रैक्स की टाइप्स क्लियर होगी। फिर आ गया कि बीम में रिइंफोर्समेंट किस टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होती है जो बॉटम पे होती है, टेम्परेचर या श्रिंकेज बार होती हैं जो टॉप पे बार्स होती हैं, और शियर इन्फोर्समेंट जिसे हम रिंग भी कहते हैं। इसको मजीद इधर हम दोबारा से समझते हैं।
ये आगे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है। अब ये बॉटम बार्स हैं, जो जो मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, बॉटम बार्स, ये वही बार हैं जो लॉन्ग सेक्शन में कहाँ पे नजर आ रही हैं, ये वाली। इसका पर्पस क्या था, फ्लेक्सर क्रैक को रोकना, ठीक है। और ये जो रिंग पड़ा हुआ है जिसे स्टीरअप कहते हैं हम, स्टीरअप, इसको शियर इन्फोर्समेंट भी कहते हैं। लॉन्ग सेक्शन में ये कहाँ पे नजर आ रहा है, ये रिंग नजर आ रहा है। इसका पर्पस क्या था, शियर क्रैक जो इंक्लाइंड थे उनको रेजिस्ट करना, ठीक है। और ये टॉप बार्स होती हैं, टॉप बार्स के दो पर्पस हैं। एक तो इनको हम टेम्परेचर या श्रिंकेज बार भी कहते हैं, या होल्डिंग बार भी कहते हैं, ठीक है। आपने टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना सीखी होंगी स्ट्रेंथ मटेरियल वन में। इसके अलावा इंजीनियरिंग मटेरियल में भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर की वजह से कंक्रीट में स्ट्रेसेस आती हैं, कंक्रीट का वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, श्रिंकेज होती है। तो उस श्रिंकेज की वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं। तो उन टेम्परेचर क्रैक्स को रोकने के लिए कौन सी रिइंफोर्समेंट एक्ट करेगी, ये टॉप वाली। इसके अलावा इस रिइंफोर्समेंट का और क्या फंक्शन है कि ये रिंग पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ये बॉटम बार्स के साथ टाई होगा वायर के साथ। अब ऊपर अगर हम ये वाली बार ना दें तो रिंग को कहाँ पे हम टाई करेंगे, ये पूरी असेंबली जो बनी है इन्फोर्समेंट वाली, इसको स्टेबल नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। तो इन टॉप बार्स का एक फंक्शन ये है कि ये पूरी जो असेंबली है, रिंग पड़ा हुआ है और ये नीचे वाली बार, इस पूरी असेंबली को होल्ड करना, इसलिए इनको होल्डिंग बार भी कहा जाता है। तो ये एक बेसिक क्रॉस सेक्शन है सिंपल सपोर्टेड बीम के केस में। किसी का क्वेश्चन हो तो बेशक पूछे भाई, अनम्यूट करके। अब मजीद क्लियर देखते हैं हम क्रॉस सेक्शन। ये लॉन्ग सेक्शन है बीम का, ये कॉलम की रिइंफोर्समेंट आ रही है, ठीक है। कॉलम की रिइंफोर्समेंट अगर देखें तो बीम की रिइंफोर्समेंट के साथ क्या हो रहा है, लैप हो रहा है, ओवरलैप। यानी ये नीचे से कॉलम का सरिया है, ऊपर से बीम का सरिया, और ये आपस में इधर क्या होंगे, टाई हो जाएंगे बाइंडिंग वायर के साथ, ठीक है, बाइंडिंग वायर के साथ। अब इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ओवरलैप या लैप, ठीक है। ये एक क्रिटिकल चीज है, जॉइंट है ना, तो जॉइंट हमेशा क्रिटिकल चीज होती है। तो ओवरलैप के लिए सर ये कोड, लॉक होता है, क्या चीज, एल लॉक किसे नहीं कहते सर? ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप या लैप, LAP, समटाइम लैप कहते हैं, समटाइम ओवरलैप, ठीक है। और ये बॉटम बार्स हैं, ये टॉप बार्स हैं, ये रिंग्स हैं, स्टीरअप्स हैं। अगर आप नोट करें तो स्टीरअप क्या है, स्पोर्ट के करीब इनकी स्पेसिंग आपस में क्या है, कम रखी गई है, यानी नंबर ऑफ स्टीरअप्स ज़्यादा हैं स्पोर्ट के करीब, और सेंटर में आके इनकी स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है, नंबर ऑफ स्टीरअप्स कम हो गई है। इसकी रीज़न कोई बता सकता है क्यों है? सर साइडों पे shear मैक्सिमम होती है इसलिए। बिल्कुल, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि स्पोर्ट के ऊपर शियर मैक्सिमम है। तो ये रिंग क्या है, शियर इन्फोर्समेंट है, इसलिए हमें इधर क्या करेंगे, ज़्यादा स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। दरमियान में आके तो मूवमेंट हो जाता है ना डोमिनेट, शियर कम हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है। तो इधर रिंग ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ही जस्ट पे कर रहे हैं। ये ये अच्छा, ये कौन सा बीम है आप बता सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स है, कौन सा है? फिक्स ये फिक्स ये फिक्स है बोथ सर। एंड फिक्स है, क्योंकि कॉलम और बीम आपकी रिइंफोर्समेंट आपस में क्या हो रही हैं, लैप हो रही हैं, ये मोनोलिथिक जॉइंट बन रहा है। सिंपली सपोर्टेड कब ये होगा, लैप है सर। सिंपली सपोर्टेड किस केस में होगा, यानी ऐसे दो दीवारें या कॉलम है और सिंपल बीम इसके ऊपर आके रख दिया, जॉइंट कोई नहीं है, तो ये केस कौन सा होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा।
अभी हमारा ये वाला केस बोथ एंड फिक्स बीम है। ये कौन सा बीम है जी? कंटिन्यूस बीम, ठीक है, इसको कंटिन्यूस बीम कहते हैं, यानी इसके जो स्पैन्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, हो सकता है ये आगे भी चाह रहा हो, इसको कंटिन्यूस बीम कहते हैं। कंटिन्यूस बीम की डिटेलिंग सिंपल स्पॉटेड बीम की डिटेलिंग से, यानी इसका स्टील जो है वो डिफरेंट होता है। इन दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो शेयर इन्फोर्समेंट है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। जो रिंग होता है, एक सिंपली आपने देखा होगा कि किस तरह का रिंग होता है, यहाँ से सीधी ऐसे वो बाज रख देते हैं, हुक जिसे कहते हैं, 90 डिग्री हुक। ये हुक्स हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंट है, ये जो इस तरह बना होता है ये भी हुक है। इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये वाली जो हुक है ये कौन सी है? 135 डिग्री हुक। और स्टीरअप की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये किसी भी स्टाइल में दे सकते हैं। जो 135 डिग्री हुक है इसको सेस्मिक हुक भी कहा जाता है। ये तब यूज होती है जब आप डिटेलिंग करें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिटेलिंग करें। जब अर्थक्वेक के अगेंस्ट डिजाइन करेंगे तो तब डिटेलिंग क्या होगी? डिफरेंट होगी। जब ग्रेविटी लोड के अगेंस्ट जस्ट डिजाइन करेंगे तो तब स्टील की जो डिटेलिंग है वो डिफरेंट होगी। तो अब तो अर्थक्वेक को इनकॉर्पोरेट करना मस्ट है ना डिजाइन में, तो जो डिटेलिंग है वो सेस्मिक डिटेलिंग करते हैं। अब ये डिटेलिंग का हमें पता कैसे चलेगा सारी डिटेल्स का कि हुक कौन सी देनी है, हुक की डायमेंशन क्या होगी? तो उसके लिए ACI का कोड है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट डिटेलिंग मैनुअल, ACI डिटेलिंग मैनुअल, जिसमें बताया गया है कि किस केस में कौन सी हुक देनी है। अगर हुक प्रोवाइड करेंगे तो इनकी डायमेंशंस क्या होगी, ये वाली डायमेंशन क्या होगी, ये क्या रखनी है, ये सारा इस कोड के अंदर गिवन है, ठीक है। शेयर इन्फोर्समेंट का एक और तरीका भी है कि जो ये बॉटम बार आ रही है इसी को क्या करें आप शेयर वाले एरिया में जाके बेंट अप करके ऊपर ले जाएं, ठीक है। एक तो यह है कि वो रिंग प्रोवाइड करें, दूसरा क्या है, बेंट अप बार दें आप, यानी जो नीचे बार थी उसी को बेंट करके आप ऊपर ले जाएं। अब इस बार की इधर जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे मोमेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे शेयर डोमिनेट हो रही थी, तो ये वाली बार जो होगी वो किसको रेजिस्ट करेगी? शेयर को रेजिस्ट करेगी। अब ये टाइप्स ऑफ हुक्स, ये डिफरेंट हुक्स की टाइप्स हैं। जैसे ये 180 डिग्री हुक है। अब ये उस मैनुअल में गिवन होगा कि इस हुक को आप बेंड कर रहे हैं तो ये डायामीटर कितना होगा। ये डिपेंड करेगा बार के डाया के ऊपर, हर बार के केस में ये डाया हुक का डिफरेंट होगा। फिर ये हुक है कि इसका जो ये स्ट्रेट पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कोड ने कहा है कि कितनी होनी चाहिए, 12 डाया बार, यानी इस बार को जो डाया है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, जितना आएगा वो ये लेंथ रखेंगे। ये है वो 135 डिग्री हुक जो हमने डिस्कस की पहले, इसको सेस्मिक हुक भी कहा जाता है, ठीक है। ये कब प्रोवाइड करेंगे? जब आपने सेस्मिक डिटेलिंग करनी है, अर्थक्वेक प्रूफ डिजाइन करना है। तो ये डिफरेंट हुक्स की टाइप्स हैं। ये सारी पिक्चर कोड से ली हुई है, ACI डिटेलिंग मैनुअल से। अब एक एग्जांपल मैं आपको इस टेबल से शो कर देता हूँ। अब ये टेबल देखो, उसी कोड से मैंने उठाया। तो ये क्या चीज़ बता रहा है? जैसे पहला ये वाला केस हम देखें तो इसमें इस हुक को जो बेंड कर रहे हैं हम, इसका डायामीटर हमें पता होगा तभी बेंड हो सकेगा ना, ये वाला D। इसके क्राइटेरियाज गिवन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डाया ऑफ बार। नंबर 3 बार होगी तो ये डाया कितना होगा? 2 इंटू 1/4 इंचज। नंबर 8 बार देखें तो इस केस में कितना हो जाएगा? 6 इंचज या 155 मिलीमीटर।
ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया कोड्स के अंदर की बने। तो जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर डिटेलिंग करता है वो कोड के हिसाब से करता है। कोड एक बाय लॉ है, ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आप अपनी डिजाइनिंग डिटेलिंग सारी एज पर कोड करेंगे तो आपका डिजाइन लीगल है। फिर वो किसी केस में अगर फेल होता है तो आप सेफ साइड में हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट क्या करेगा, कोड करेगा। अगर आप कोड को फॉलो नहीं कर रहे, बीच में अपने थंब रूल्स लगा रहे हैं, तो इन केस कोई इस तरह की एक्सीडेंट हो जाता है, डिज़ाइन फेल हो जाता है, तो फिर कोड आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो कोड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आपने जब भी कोई चीज़ करनी है तो इस कोड को फॉलो करना है। तो आर्किटेक्चरल प्लान जब आता है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फ्रेमिंग जो हमने बात की थी करते हैं। उसमें पहले बीम लेआउट प्लान बनता है। ये जो बीम लेआउट प्लान है, प्लान के अंदर यानी ये जो डॉटेड आपको नज़र आ रही है ये सारे बीम मार्क हुए हैं, ठीक है, बीम्स की सेंटर लाइन कि कहाँ कहाँ पे बीम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नहीं है तो ये पार्टीशन वाल थी, यहाँ पे बीम देने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी तकरीबन हर जगह बीम्स दिए गए। तो ये क्या है, बीम लेआउट प्लान इसे कहते हैं। इसी तरह इसी में कॉलम लेआउट प्लान बनता है, यानी कॉलम मार्क होते हैं, जिस जिस लोकेशन पे कॉलम आ रहा है। और कॉलम जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग में एक ही साइज के हों, एक ही टाइप के हों, डिफरेंट हो सकते हैं। उस हिसाब से उनके नाम भी रखेंगे, जैसे ये एक डिफरेंट साइज है इसको C1 कह देंगे, ये उससे कम वाला साइज है ये C2 हो गया। हो सकता है कहीं पे सर्कुलर कॉलम भी आ जाए, उसको C3 दे देंगे नाम। तो इसी तरह क्या बनेगा, कॉलम लेआउट प्लान भी बनेगा। तो बीम लेआउट प्लान और कॉलम लेआउट प्लान के बाद क्या स्टेप होता है, अब बीम की स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करनी है, रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग। एक तरीका ये है, डिफरेंट यूनिट सिस्टम है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम की डिटेलिंग है। इसमें देखो ये जो लिखा है 2 डाया 13, इसका क्या मतलब है कि दो बार्स हैं और उनका डाया कितना है 13 mm। ये MKS सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह अगर ये देखें रिंग्स का, तो इसने क्या लिखा हुआ है T6 @85 mm सेंटर टू सेंटर, यानी इस रिंग का डायामीटर कितना है 6 mm है, और इनकी आपस में स्पेसिंग कितनी है 85 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये डिटेलिंग है MKS सिस्टम में। अगर यही हम रखते FPS में तो ये किस तरह हो जाता, ये वाला 2 13 mm का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इंचज में कितना बनता है, लेट से हम कहते हैं 6 नंबर था, तो इसको हम लिखते 2 नंबर 6 बार, यानी दो बार हैं, डाया कितना है 6 सूत्र। तो ये FPS सिस्टम में डिटेलिंग हो जाती है। ये तो था सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अब कंटिन्यूस बीम के केस में देखें तो डिटेलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें क्या होता है, देखो बीम के अंदर दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, नेगेटिव मूवमेंट्स एंड पॉजिटिव मूवमेंट्स। नेगेटिव मूवमेंट्स के लिए नेगेटिव स्टील दिया जाता है और पॉजिटिव मूवमेंट के लिए पॉजिटिव स्टील। नेगेटिव मूवमेंट होते हैं बीम के टॉप के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट होते हैं बीम के बॉटम पे, ठीक है। अब नेगेटिव मूवमेंट क्रिटिकल किधर होते हैं और पॉजिटिव मूवमेंट किधर क्रिटिकल होते हैं। नेगेटिव मूवमेंट अगर एक्सटीरियर सपोर्ट की बात करें, ये आपको पूरा कंटिन्यूस बीम आर नजर आ रहा है ना, ये वाला एक्सटीरियर स्पैन है, ये इंटीरियर स्पैन है। ये एक्सटीरियर सपोर्ट है, इसको ई में कह देता हूँ, ये इंटीरियर सपोर्ट है। तो एक्सटीरियर स्पैन पे ऊपर कितने डिस्टेंस तक जाए जो नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम होते हैं, वो होता है L/4। L क्या है, ये वाला स्पैन है पूरा, यानी इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे, जितनी लेंथ आएगी उस लेंथ तक नेगेटिव मोमेंट क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। इंटीरियर सपोर्ट की बात करें तो नेगेटिव मोमेंट किधर क्रिटिकल होते हैं, L/3 डिस्टेंस तक, यानी इस सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस तक नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम होंगे टॉप के ऊपर। इसी तरह पॉजिटिव मोमेंट्स की बात करें तो वो किधर मैक्सिमम होते हैं, वो आपको पता है मिड स्पैन के ऊपर। अब पॉजिटिव मोमेंट्स के लिए कौन सा स्टील होगा, जो बॉटम पे हम लॉन्गिट्यूडनल बार देते हैं, ठीक है।
ये वाली बार कौन सी है? जो टेम्परेचर या श्रिंकेज बार हमने पहले डिस्कस कर ली। अब आप देखे होंगे एक और बार इसके अलावा भी पड़ी हुई है, और वो कितने डिस्टेंस तक है? इस L/4 डिस्टेंस तक स्पोर्ट से, और इस साइड से L/3 डिस्टेंस तक पड़ी हुई है। इस बार को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा बार। इसका नाम है एक्स्ट्रा बार। इसका पर्पस क्या है? इन नेगेटिव मोमेंट्स को रेजिस्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मोमेंट की वैल्यू इतनी थी कि ये वाली होल्डिंग बार जो टॉप पे है ये इनफ नहीं थी कि उस नेगेटिव मोमेंट को रेजिस्ट करे, तो हमने उसकी जगह एक और क्या दी? एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की। और ये एक्स्ट्रा बार सिर्फ इस सेक्शन में क्यों दे रहे हैं? इधर आगे क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे? क्योंकि नेगेटिव मोमेंट है ही मैक्सिमम इधर, आगे जाके मोमेंट कम हो जाते हैं, ये वाली बार उसको रेजिस्ट कर लेती है। तो अगर ये बार भी हम फुल चला देते तो जस्ट क्या है, एक डिज़ाइन कॉस्टली हो जाता, स्टील की कंजम्पशन ज़्यादा होनी थी, बाकी इसका यूज़ कोई नहीं है। तो इसको हम कट कर देते हैं किस लोकेशन के ऊपर जाके? एक्सटीरियर सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस पे, इंटीरियर सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस के ऊपर। इसी तरह इस साइड पे भी। तो ये डिटेलिंग है कंटिन्यूस बीम के केस में। अब ये लॉन्ग सेक्शन था, इसमें से हमने 4 क्रॉस सेक्शन कट किए हैं। 2 ये वाले हैं जो कहाँ पे हैं? इंटीरियर स्पैन के ऊपर हैं, इस स्पैन के ऊपर। एक यहाँ पे सपोर्ट पे, और एक इंटीरियर स्पैन के सेंटर पे। अब पहला जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ये इंटीरियर स्पैन की सपोर्ट पे कट किया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए? ये बॉटम बार, ठीक है, ये टॉप बार, और एक्स्ट्रा बार भी नज़र आएगी, और रिंग नज़र आएगा। तो आप इधर देखें तो क्या चीज़ है? बॉटम बार नज़र आ रही है, ये स्टिरअप नज़र आ रही है, टॉप बार, और ये क्या है? एक्स्ट्रा बार नज़र आ रही है। तो ये सेक्शन की लोकेशन क्या है? इस इधर कट किया है हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन ये वाला, ये इस इंटीरियर स्पैन के मिड के ऊपर कट किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ नज़र आएगी? बॉटम बार नज़र आएगी, टॉप बार और रिंग। यहाँ पे तो इस लोकेशन पे एक्स्ट्रा बार नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बार नज़र नहीं आए इस क्रॉस सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट 2 जो क्रॉस सेक्शन है ये है एक्सटीरियर सपोर्ट के ऊपर, एक्सटीरियर स्पैन के ऊपर। एक इधर कट किया है, एक मिड स्पैन के ऊपर। तो ये जो पहले वाला है ये मिड स्पैन के ऊपर है, इसमें बॉटम बार नज़र आ रही है, रिंग नज़र आ रहा है, और टॉप बार। इधर एक्स्ट्रा बार इस लोकेशन के ऊपर नहीं है तो वो नज़र नहीं आई। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये सपोर्ट के ऊपर है, टॉप बार, बॉटम बार, एक्स्ट्रा बार, बॉटम बार, और रिंग स्टीरअप नज़र आ रही है। तो एक्सटीरियर सपोर्ट के देखें, इस साइड पे तो कोई चीज़ नहीं है ना, स्लैब वगैरह। तो ये देखो यहाँ पे एंड हो गया, स्लैब इधर कंटिन्यू हो रही है लेकिन इस साइड पे कोई नहीं है। इंटीरियर के दोनों साइडों पे स्लैब होगी, तो ये दोनों साइडों पे ब्रेक लाइन से शो कर दी। अब यही चीज़ें इधर पीछे ये लिखी हुई है मैंने, जो अब डिस्कस कर ली, ये इधर रिटर्न फॉर्म में भी है। कि टॉप बार कहाँ पे आएगी, एक्स्ट्रा बार कहाँ पे आएगी? एक्सटीरियर सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस पे, इंटीरियर से L/3 के ऊपर। अब सम टाइम बॉटम पे भी हमें कट ऑफ बार प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो किस लिए? ज़रा दोबारा हम क्रॉस सेक्शन पे जाते हैं, लॉन्ग सेक्शन के ऊपर। अच्छा, सम टाइम बॉटम पे पॉजिटिव मोमेंट इतने हो जाते हैं ज़्यादा कि हमें इस बॉटम बार के अलावा एक और बार प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो क्या कह रहा है कोड के, कहाँ तक प्रोवाइड करनी है? सपोर्ट से कितने डिस्टेंस तक होनी चाहिए वो बार? L/8। इस साइड से भी सपोर्ट से L/8 डिस्टेंस के ऊपर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव मोमेंट कहाँ पे क्रिटिकल होता है? सपोर्ट से L/8 डिस्टेंस के ऊपर जो है पॉजिटिव मोमेंट क्या होता है? क्रिटिकल होता है। तो इस लोकेशन पे हम एक एक्स्ट्रा बार और कट ऑफ बार प्रोवाइड कर सकते हैं, बॉटम पे भी। तो ये बीम की डिटेलिंग होगी। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि स्ट्रेसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और हर जो स्टील बार है उसका फंक्शन क्या है।
कौन सी स्ट्रेसेस के अगेंस्ट वो एक्ट कर रहा होता है। अब यही चीज़ आपने लैब में ऑटो कैड के ऊपर ड्रा करनी है, वो वही पुरानी कमांड जो आप यूज़ कर रहे हैं वही है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में बता दिया कि हर बार का फंक्शन क्या है। अब ये जो डिटेल है ये टिपिकल डिटेल है। दो तरह की डिटेलिंग, टिपिकल डिटेलिंग क्या होती है, अब ये देखो, इससे पहले जो वाली हमने डिटेलिंग देखी, ये वाली, इसमें बकायदा बताया था कि नंबर ऑफ बार कितनी है और उनका डाया कितना है, ये इधर बताया गया है। लेकिन अगर अगले डिटेलिंग में बात करें हम, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया कि डायामीटर कितना है और नंबर ऑफ बार कितनी है। ये टिपिकल डिटेल है, सिर्फ बताया जा रहा है ये एक्स्ट्रा बार है, ये टॉप बार है। तो ये वाली डिटेल आप बिल्डिंग में कहीं भी कंटिन्यूस बीम आ जाए तो ये फिगर आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ पे टॉप बार लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, उसकी डिटेल लिख देंगे, 2 नंबर 6 बार या जो भी है। तो इसको कहते हैं टिपिकल डिटेलिंग। बार बेंडिंग स्केजुअल क्या होता है, जब साइड के ऊपर ड्राइंग जाती है तो अब स्टील को कौन कट कर रहा होता है, स्टील की डिफरेंट शेप्स होती हैं ना बार्स की, स्टील फिक्सर ने स्टील कट करना होता है, ठीक है। अगर स्टील फिक्सर को हम सिंपल ड्राइंग पकड़ा दें तो वो नहीं समझ सकता उसको, हो सकता है वो उस तरह की कटिंग ना कर सके। तो उसके लिए हमें बार बेंडिंग स्केजुअल बनवाना पड़ता है, जिसमें क्या क्या चीज़ होती है, बार्स की डिफरेंट शेप्स, जैसे हम प्रीवियस स्केच के ऊपर जाएं तो इस केस में अगर बार बेंडिंग स्केजुअल बनाना पड़ेगा तो क्या क्या होगा, इसमें कितनी टाइप की बार्स हैं, एक ये टॉप बार है जिसकी शेप क्या है, इस तरह की है, ठीक है। इसी तरह बॉटम बार भी है, और एक रिंग है जो इस तरह का है। तो हमने उस बार बेंडिंग स्केजुअल में ये डिफरेंट शेप की बार्स शो करानी है, उनको नाम दे लेना, जैसे ये ए होगी, ये बी होगी, ठीक है। अब इसकी ये वाली डायमेंशन हमने देनी है, ये क्या है, ये डायमेंशन भी हमने प्रोवाइड करनी है कितनी है। इसी तरह स्टीरअप्स की डायमेंशन भी देनी है। फिर हमने बताना है कि पूरे बीम के अंदर ये वाली बारें कितनी लगेंगी टोटल, लेट से 8 निकली थी, और स्टीरअप टोटल कितनी लगेंगी। ये पूरी क्वांटिटी हमने क्या करना है, बार बेंडिंग स्केजुअल में शो करनी है, टेबल की फॉर्म में बना होता है और स्केच बने होते हैं। अब ये बार बेंडिंग स्केजुअल जब स्टील फिक्सर के पास जाएगा तो वो इजीली क्या कर सकता है, इस शेप की जो जो डायमेंशन हमने दी उस डायमेंशन की 8 बारें सिंपली कट कर लेगा, उसके लिए काम इजी होगा। तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है इसको क्या कहते हैं, बार बेंडिंग स्केजुअल। ये एक्सेल पे भी बनता है और ऑटो कैड में भी बनाया जाता है, टेबल की फॉर्म में होता है और डिफरेंट बार्स की शेप्स जैसे ये आपको शो हो रही हैं, जिस तरह ये बार्स की डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही है ना आपको, उनको नाम भी उसने दिए हुए हैं 1 2 3, बिल्कुल इस तरह बार बेंडिंग स्केजुअल बनता है और सारी डिटेल टेबल के अंदर भी शो की जाती है। कॉलम डिटेलिंग, बीम डिटेलिंग एंड होगी। कॉलम डिटेलिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कॉलम क्या है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। कॉलम क्या है, अ कंप्रेशन मेंबर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ कॉलम when its unsupported length is more than 10 times its least lateral dimension। कॉलम की बात करें तो उसकी कितनी डायमेंशन होगी, एक तो ये कॉलम हो गया, इसकी लेंथ होगी, क्रॉस सेक्शन देखें तो कॉलम की थिकनेस और विड्थ होगी। अब लीस्ट डायमेंशन कौन सी होगी, या बी या एच, ये मोस्ट केसेस में बी जो है वो लीस्ट वाली डायमेंशन होगी। कहता है जो अनसपोर्टेड लेंथ है, स्पोर्ट्स को निकाल के जो वो अनसपोर्टेड लेंथ जब ग्रेटर देन होगी 10 टाइम्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो बी हो सकती है या एच, तो उस केस में उस मेंबर को क्या कहेंगे हम, कॉलम, वरना क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। वो डिफरेंट है, स्ट्रट एक डिफरेंट मेंबर, ठीक है। फिर कॉलम की डिफरेंट टाइप्स हैं, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकलिंग से, ये आगे हम डिस्कस करेंगे बकलिंग क्या है।
इंटरमीडिएट कॉलम कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग, और शॉर्ट कॉलम होता है क्रशिंग से फेल होता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या आती है? लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया अंडर रूट। तो स्लेंडरनेस रेशियो अगर अबव 150 हो तो वो लॉन्ग कॉलम होगा, बिटवीन 150 एंड 30 हो तो इंटरमीडिएट, और बिलो 30 हो तो शॉर्ट कॉलम। ये कॉलम की डिफरेंट टाइप्स होगी। अब बकलिंग और क्रशिंग क्या चीज़ थी? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग और बकलिंग में क्या फ़र्क है। बीम में आपने देखा क्या होता है? बेंडिंग होती है, डिफ्लेक्शन आती है, बेंडिंग होती है, डिफ्लेक्शन आती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बकलिंग एक्चुअली क्या है? लेटरल बेंडिंग ही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। कॉलम में बकलिंग होती है, बीम में बेंडिंग होती है। बकलिंग एक डिफरेंट फिनोमेना है, बेंडिंग एक डिफरेंट फिनोमेना है। अब ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये फेलियर कौन सा है? बकलिंग फेलियर है। ये वाला फेलियर कौन सा? क्रशिंग फेलियर है। क्रशिंग की अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो आपने लैब के अंदर सिलेंडर या क्यूब टेस्ट किए होंगे, मटेरियल लैब में या किसी और लैब में। तो वो जो सिलेंडर जिस तरह फेल होता है, सिंपली मशीन के अंदर रखते हो तो टूटता है, वो फिनोमेना एक्चुअली क्रशिंग है। सेम इसी तरह शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होते हैं, और लॉन्ग कॉलम बकलिंग फेलियर आता है उसमें। अगेन पहले क्या चीज़ बनाते हैं हम? कॉलम लेआउट प्लान। ये हमारे पास कॉलम लेआउट प्लान और फुटिंग लेआउट प्लान दोनों कंबाइन हुए हुए। कॉलम लेआउट प्लान में जहाँ बीम मार्क की थी, ये सारे बीम मार्क की थी, उसी में कॉलम मार्क करेंगे। अब कॉलम की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो नाम भी उनके डिफरेंट रखेंगे। जैसे ये C1C है, इसका साइज अलग होगा। ये C1A है, इसके प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इसी तरह C1B है, ये इसका अलग होगा। फुटिंग भी देखें तो F1, F2, F3 डिफरेंट है। और ये कौन सी फुटिंग है? हर कॉलम की अपनी अलग फुटिंग है, तो इसको आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। तो इस हिसाब से इनके नाम रख लिए। ये बन गया कॉलम लेआउट प्लान और फुटिंग लेआउट प्लान। उसके बाद क्या चीज़ बनती है? कॉलम का क्रॉस सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन। क्रॉस सेक्शन देखें तो एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है, ये सारी जो, ठीक है। वो कितनी बता रहा है? 6 बार है, नंबर 6 की। इसमें जो रिंग होता है, बीम में रिंग जो होता है उसे हमने स्टिरअप कहा था। कॉलम में जो रिंग होता है इसको टाइज कहते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को हम लॉन्ग सेक्शन में देखें, एलिवेशन में, तो ये फुटिंग है हमारी, फाउंडेशन। फाउंडेशन से कॉलम के डावल्स निकल रहे हैं, बार्स, स्टील बार्स, क्योंकि कॉलम का कनेक्शन फाउंडेशन के साथ होना लाजमी है, क्योंकि ट्रांसफर करना है लोड हमने फाउंडेशन के ऊपर। ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऊपर जा रही हैं, ये फिर रिंग टाइज होगी। यहाँ पे हमें लैप लगाना पड़ गया, क्योंकि इस बार की इतनी लेंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि फुल हम चला सकें, ठीक है। तो इसलिए लैप दिया हमने। यहाँ पे लैप देना पड़ गया। लैप वो कहता है मिड पे प्रोवाइड करें, और लैप कितना होना चाहिए? 60 × 2.5 बार। यानी लैप की ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी होनी चाहिए? 60 × 2.5 बार। इससे कम रखेंगे तो लैप क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। ये ग्राउंड फ्लोर का स्लैब आ गई, इसके ऊपर नेक्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो गया, और ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। तो ये कॉलम की डिटेलिंग है।